Hello everyone, myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss divide and conquer approach using examples such as matrix multiplication and convex hull. We have discussed about the divide and conquer approach using a various sorting algorithms, that was merge sort as well as the quick sort. Now today I will discuss about the matrix multiplication approach and convex hull approach using divide and conquer method. First we will discuss about the matrix multiplication. As we all are aware that in order to multiply two matrices A and B, we take a running time of n cube. Let's take a problem statement given two square matrix A and B of size n cross n. That is, both are the square matrix of size n cross n. Find their multiplication matrix. बेसिकली बात क्या हो रही है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म होगा। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की और बी कोई मैट्रिक्स है क्यू क्रॉस आर ऑर्डर की। तो जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करूंगा तो मुझे कोई रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी मिलेगी पी क्रॉस आर ऑर्डर की। तो बेसिकली जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, ये दोनों मैट्रिसेस की जब मल्टीप्लाई होके एक रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएगी तो होगा क्या, इसकी रो वाली वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन इसकी कॉलम वाली वैल्यूज से होगा तो ये वैल्यू आएगी। फिर इस रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से होगा तो ये वैल्यू आएगी। कुछ इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, दोनों सेम ऑर्डर की होंगी n क्रॉस n। उन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। लेकिन अगर मैं जनरलाइज्ड और स्टैंडर्ड वे में बात करूं तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एल्गोरिथम से मुझे n क्यूब टाइम लगता है। n क्यूब टाइम क्यों लगता है, बेसिकली जब मैं इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों का सम करके यहां स्टोर करूंगा, तो मैं दो लूप्स के अंदर तीसरा लूप डिपेंडेंट बना रहा हूं। दो डिपेंडेंट लूप्स के अंदर तीसरा डिपेंडेंट लूप को मैं रन कर रहा हूं, जिस वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब आती है। उस एल्गोरिथम को अभी हम देखेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिसमें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लग रहा है, अभी उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड में हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब करते हैं जब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें दिमाग में रख के चलना है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की स्टैंडर्ड एल्गोरिथम क्या है, ए कॉमा बी। ए हम जानते हैं ए मैट्रिक्स और बी एक हमारी बी मैट्रिक्स। अब क्या बात हो रही है, इफ कॉलम ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रोज ऑफ बी, अगर ए की कॉलम बी की रोज के बराबर नहीं है तो एरर, इनकम्पैटिबल कंडीशन। मतलब क्या है, ए अगर पी क्रॉस क्यू ऑर्डर है तो बी जो है वो क्यू क्रॉस आर ऑर्डर, मतलब ये क्यू होना जरूरी है। अगर ये क्यू नहीं होता है तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। ठीक है, एल्स फॉर आई चेंज वन टू रो, जब ऐसा नहीं है, बेसिकली क्या, जब दोनों बराबर नहीं है तो इनकम्पैटिबल कंडीशंस। एल्स फॉर आई चेंज वन टू रोज ऑफ ए, मतलब आई को हमने चलाया जितनी रोज हैं और जे को चलाया जितने कॉलम्स हैं। एग्रीड, आई को चलाया जितने रोज हैं, जे को चलाया कितने कॉलम्स हैं और इनिशियलाइज कर दिया उसे विद द हेल्प ऑफ 0। बेसिकली क्या कि मेरे पास यहां पे मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिसेस हैं। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम एक लूप चला रहे हैं, आई की वैल्यू 1 से लेके 2 की, जे की वैल्यू 1 से लेके 2 और सबको इनिशियलाइज कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 0। एग्रीड। अभी हमने लूप कहां से कहां तक चलाया, हमने कहा ये और ये बराबर हैं तो लूप यहां से
ये रोज वाला लूप हो गया, ये कॉलम वाला लूप हो गया और हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब इसके बाद जब रो की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कॉलम की वैल्यू से होगा और जितनी रो होंगी, जितने कॉलम होंगे, उन सब का होगा। मतलब क्या, 1 से लेके 2 तक रोज हैं, 1 से लेके 2 तक कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब इन दोनों एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन होके सम अप होके वैल्यू आएगी, उसके लिए मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा, k की वैल्यू 1 से लेके कॉलम्स ऑफ a। अब ये कॉलम्स ऑफ a कह लो या रोज ऑफ b कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हम इसमें सिंपल क्या कहेंगे, Cij में इनिशियलाइज कर दिया हमने, क्या, Cij प्लस aik डॉट bkj। बेसिकली क्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है, सबसे पहले इस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, दिस वैल्यू इज ith लूप, दिस वैल्यू इज jth लूप, एग्रीड। और इसके अंदर k इक्वल टू 1 होगा, तब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, एग्रीड। अब जब इस वैल्यू के बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, तो उस केस में हमारी k की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बाद ये एक अपडेटेड वो आएगा। अब बेसिकली इस एल्गोरिथम से मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जब एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जब दो मैट्रिक्स को एक स्टैंडर्ड अप्रोच के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा रनिंग टाइम जो होता है वो n³ लगता है, बिकॉज ऑफ दीज 3 डिपेंडेंट 4 लूप्स। अब ये तो मेरा एक स्टैंडर्ड अप्रोच था। अब जब ये n³ रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो स्ट्रेसन नाम के एक साइंटिस्ट ने यह कहा कि अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के थ्रू सॉल्व करूं, तो आई कैन रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्सिटी। सो बेसिकली क्या बात हो रही है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम है, उस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम की रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n³ है। स्ट्रेसन एक एल्गोरिथम है जो कि मॉडिफाइड वर्जन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का, एंड स्ट्रेसन साइंटिस्ट हैज क्लेम्ड दैट ही कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी of matrix multiplication from n³ to some lower value. Now how his approach is working? Let's see. अब divide and conquer में हम कैसे काम कर रहे हैं? Stresson can be viewed as a application of familiar design technique divide and conquer. Divide and conquer approach on standard matrix multiplication. क्या approach? कैसे काम हो रहा है? Suppose we wish to compute the product of C equal to A and B, मतलब A और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, और A, B, C सारी मैट्रिक्स सेम साइज n क्रॉस n। अब एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रेसन ने यह कहा कि मैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करूंगा, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट के साथ। पहला मेरा कंस्ट्रेंट यह है कि जो भी मेरा मैट्रिक्स का साइज होगा वो मेरी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 8, 16 क्रॉस 6। क्योंकि जब 2 क्रॉस 2 होगा तभी मैं एक n साइज की प्रॉब्लम को 4n/2 में टूटने की बात करूंगा। जब 8 क्रॉस 8 होंगे तब मैं उसको 4 2-2 वाली मैट्रिसेस में टूटने की बात करूंगा। तो बेसिकली मुझे क्या कहा स्ट्रेसन ने, in order to multiply two matrices in reducing the complexity from n³, we must focus that the divide and conquer approach will follow those matrices which are square matrices. That is, assuming that n is an exact power of 2. This means square matrix. We divide A and B into 4n/2 submatrices. So what is this? This is 2 cross 2 matrix. And we have divided into what? This 2 cross 2 मैट्रिक्स मेरी किस में डिवाइड हो जाएगी? 4 1 cross 1 सब मैट्रिसेस में। एग्रीड? मेरी 2 cross 2 मैट्रिसेस जो हैं वो मेरी 4 1 cross 1 में डिवाइड हो जाएंगी। अब इसने सिंपली क्या कहा?
सिंपल अप्रोच जो होता है, इसमें क्या हुआ, आर की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी, यही होगा, ए ई बी जी। ऐसे ही मैंने एस कैलकुलेट करा, ऐसे ही मैंने टी कैलकुलेट करा, ऐसे ही मैंने यू कैलकुलेट करा। सो बेसिकली इस 2x2 की मैट्रिसेस में 4 1x1 की सब मैट्रिसेस हैं। अब इन जब सब मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लीकेशन करा तो मुझे आर एस टी यू की ये वैल्यू निकल के आई। अब इसमें क्या हुआ अगर देखें तो मेरी ए इंटू ई का क्या मतलब है, ए इंटू ई का मतलब यह है दो सब मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन जिनका साइज 1x1 है। ऐसे ही दो सब मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन जिनका साइज 1x1 है। सो बेसिकली मैंने इस स्टैंडर्ड अप्रोच जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू कर रहा हूं उसको सॉल्व करने में मैंने 8 मल्टीप्लीकेशन करे और 4 एडिशन परफॉर्म करे। अब 8 मल्टीप्लीकेशन आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब मैट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन हुए और उनके 4 एडिशन हुए। एग्रीड, ये 2x2 की एक अप्रोच पे अभी हम काम कर रहे हैं। अब अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ईच ऑफ दीज 4 इक्वेशन स्पेसिफाई 2 multiplications of n/2 cross n/2 sub matrices. Agreed? And addition of their n/2 cross n/2 products. Using these equation, we defined a straightforward divide and conquer strategy and derived the following recurrence. और जैसे ही हमने ये 8 मल्टीप्लीकेशन और 4 एडिशंस देखे तो उस बेसिस पर हम सिंपली ये कह सकते हैं एक tn नाम का रेकरेंस 8tn/2 में ब्रेक हो रहा है। 8 इज व्हाट, 8 मल्टीप्लीकेशन। एग्रीड, 8 मल्टीप्लीकेशन किसके, एक n साइज की प्रॉब्लम n/2 क्रॉस n/2 सब मैट्रिसेस में डिवाइड हो रही है और n स्क्वायर उसके एडिशंस। दिस इज मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज एडिशन। n स्क्वायर इज द एडिशन, दैट इज n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 2 इज व्हाट 4। तो हमें यहां से समझ में आया एक t2 नाम का रेकरेंस 8 t1 में डिवाइड हुआ प्लस 4। सो हम यहां से इस रेकरेंस के थ्रू अगर मास्टर मेथड से या रिकर्शन ट्री मेथड से सॉल्व करें तो हमारी n³ कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जो कि एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की भी है। अब यहां तक मैंने बात करी है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगाया है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर और उससे मुझे समझ में आ गया कि उसमें 8 मल्टीप्लीकेशन और 4 एडिशन परफॉर्म होते हैं, इसीलिए इसने 8tn/2 प्लस n स्क्वायर लिखा। अब अपना ऑब्जेक्टिव यह है कि मुझे इस कॉम्प्लेक्सिटी n³ को रेड्यूस करना है। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी n³ को रेड्यूस करने के लिए मुझे नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस को रेड्यूस करना पड़ेगा। भाई एक चीज देखें, ये n स्क्वायर है, ये 8tn/2 ने ही n³ बनाया होगा मास्टर मेथड से। n³ ग्रेटर देन n स्क्वायर तभी n³ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस को 8 से रेड्यूस करना है तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। अब मुझे करना क्या होगा, मैंने अभी क्या करा, मैंने a इंटू ई प्लस बी इंटू जी, मैंने ये सिंगल सब मैट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दिए। सिंगल सब मैट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे यह पता चला कि 8 सब मैट्रिसेस, 8 मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हुए किसके, 4 सब मैट्रिसेस के। एग्रीड, 8 मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हुए 4 सब मैट्रिसेस के, तो मैं क्यों ना 8 मल्टीप्लीकेशंस को कम कर दूं जिससे कि मेरी कॉम्प्लेक्सिटी रेड्यूस हो जाए, 8 की जगह 7 आ जाए, 6 आ जाए। अब जब मैं 8 से कम करूंगा तो जो 4 सब मैट्रिसेस हैं
जो इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, A1 इज इक्वल टू ए था, A2 इक्वल टू बी था, A3 इक्वल टू सी था, A4 इक्वल टू डी था, ऐसे ही B1 B2 B3 B4 EFGH थे, तभी तो हमने मल्टीप्लीकेशन किया है। अब ये अकेले अकेले सब मैट्रिसेस थे। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं 8 से 7 सब मैट्रिसेस पे आ रहा हूं तो कहीं ना कहीं इन सिंगल सब मैट्रिसेस को डिपेंडेंसी लानी पड़ेगी। मतलब ये 4 से कम करके 3 करने पड़ेंगे और कुछ A प्लस बी हो गया, A माइनस बी हो गया, कुछ वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी। दिस इज द रिसर्च विच हैज बीन डन बाय द स्ट्रेसन। सो अभी तक ऑब्जेक्टिव क्या, स्ट्रेसन की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम टाइम लेती है n क्यूब। स्ट्रेसन ने कहा मैं स्टैंडर्ड को रिड्यूस कर सकता हूं, बट कंडीशन ये है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैंने स्क्वायर मैट्रिसेस ली, स्क्वायर मैट्रिसेस पे डिवाइड एंड कॉन्कर को लगाया और उसके थ्रू एक रेकरेंस जनरेट करा ये, और जब ये रेकरेंस जनरेट करा तो स्टैंडर्ड की n क्यूब टाइम निकल के आया, और इसके थ्रू मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरे पास 8 मल्टीप्लीकेशन और 4 एडिशंस हैं। 8 मल्टीप्लीकेशन 4 सब मैट्रिसेस के, एग्रीड। लेकिन स्ट्रेसन ने कहा मैं इन 8 मल्टीप्लीकेशंस को कम करूंगा टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। सो यहां से स्ट्रेसन शुरू होता है। स्ट्रेसन डिस्कवर्ड अ डिफरेंट रिकर्सिव अप्रोच that requires only 7 recursive multiplications and theta of n square scalar additions and subtractions yielding the recurrence this 70n by 2 plus n square। अब बात क्या हो रही है, पहले 8 मल्टीप्लीकेशंस थे, 4 किसके, 4 सब मैट्रिसेस के। उन्होंने कहा मैं उन्हीं 4 सब मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा और आपस में डिपेंडेंट कर दूंगा वेरिएबल्स को, और n स्क्वायर एडिशंस थे, लेकिन n स्क्वायर एडिशंस और सब्ट्रैक्शन होंगे। अब तो जब ये 7 हो जाएगा, दिस विल रिटर्न अ कॉम्प्लेक्सिटी n की पावर में 2.81 विच इज लेस देन व्हाट, n क्यूब। नाउ हाउ इज द एल्गोरिथम ऑफ दिस इज वर्किंग। बेसिकली क्या करना है स्टेप नंबर 1 में, divide the input matrix A and B into n by 2 sub matrices and express each matrix A, B, C into 2 cross 2 block matrix of n by 2 sub matrices and find A, B, C, D, E, F, G, H, all variables. Step 2, using theta of n square scalar additions and subtraction compute 14 sub matrices। अब ध्यान दें, वहां पे हम क्या कर रहे थे, A, B, C, D, E, F, G, H। तो हमारा A1 से लेके A8 था, B1 से लेके B8 था, और यहां ABCD था, यहां पे EFGH EFGH था। अब मैं उन 8 स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो 8 प्लस 8 हुए, 16 को रिड्यूस कर रहा हूं 14 से, या फिर ऐसे समझें 4 प्लस 4 8 को रिड्यूस कर रहा हूं 7 से, तभी मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम होने वाली है, एग्रीड। अब उन्होंने सिर्फ यह कहा कि अब A1 से A8 नहीं जाना, B1 से B7 नहीं, B8 नहीं, A1 से A7, B1 से B7, मतलब मुझे 7 स्केलर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने हैं 8 की जगह। अब जैसे ही 7 करने हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे वेरिएबल की डिपेंडेंसी को उसने शो करा। दिस वॉज द रिसर्च ऑफ स्ट्रेसन। उसने क्या कर दिया, अभी क्या होता, A1 में A था, A2 में B, A3 में C, A4 में D, ऐसे ही A5 में फिर A, A6 में B, A7 में C और A8 में D। इन्होंने कहा भाई मैं इन 8 मल्टीप्लीकेशन की जगह 7 लूंगा, 7 लूंगा तो जो ये वेरिएबल्स हैं सिंगल सब मैट्रिसेस, ये आपस में डिपेंड हो जाएंगे, कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे। सेम उन्होंने वहां पे क्या करा, A प्लस बी, C प्लस डी, D A प्लस डी, B माइनस डी एंड A माइनस सी। एक मल्टीप्लीकेशन को कम करने के लिए यहां से ये वाला काम। ऐसे ही इन्होंने B को कंप्यूट करा। जैसे ही B1 से B8 हमारे पास था, इन्होंने B1 से B7 कैलकुलेट करा, आपस में वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी को कैलकुलेट करते हुए। उसके बाद रिकर्सिवली कंप्यूट द 7 मैट्रिक्स सब प्रोडक्ट।
A1 को B1 से, A2 को B2 से, A3 B3, A4 B4, A5 B5, A6 A7, ये सारे मल्टीप्लीकेशन इन्होंने यहां पे परफॉर्म करे। देन कंप्यूट द डिजायर्ड सब मैट्रिक्स RSTU बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ PI मैट्रिक्स। एग्रीड। अब R क्या हो गया? R हो गया मेरा क्या, ये मैंने कुछ वेरिएबल्स को ऐड करा, कुछ सब्ट्रैक्ट, RSTU मैंने कैलकुलेट कर लिया। वहां पे RSTU क्या हो जाता था? RSTU AE प्लस BG था। क्या था? क्योंकि ये सिंगल सिंगल थे। अब यहां तो मैंने डिपेंडेंसी बना दी ना इनकी। ये वाली चीज जो थी A1 से आई थी और ये वाली चीज B1 से आई थी, तो हम सिंपल ये लिखते थे ना, A1 B1 प्लस B क्या हो गया हमारा A2, और यहां पे C3। अब जब ये कर रहे थे और इनकी वैल्यू ये आ रही थी सिंगल सिंगल सब मैट्रिसेस की, तो हमने जब इन 8 को 7 में रिड्यूस करा और डिपेंडेंसी लेके आए, डिपेंडेंसी लेके आने के बाद हमने ये कर दिया। वहां तो सिंपल AI प्लस BG था। एग्रीड। यहां पे हमने क्या करा? P4 प्लस P5 प्लस P6 माइनस P2, और हमने RSTU की वैल्यूज निकाल ली। अब सिंपल इतना ध्यान रखना है कि हमने क्या करा है, हमने वही जो हमारे पास 8TN/2 प्लस n स्क्वायर था, उसको हमने 7TN/2 प्लस n स्क्वायर में रिड्यूस कर दिया। ये मेरा n क्यूब हो गया, ये n की पावर में 2.71 हो गया। ठीक है। अब कैसे? बेसिक ऑब्जेक्टिव जो ध्यान रखना है इसमें वो ये रखना है कि n क्यूब से n की पावर में 2.81 जो हो रहा है वो हो रहा है 8 मल्टीप्लीकेशन से 7 मल्टीप्लीकेशन की तरफ आने में। और उसने अपनी रिसर्च से ये करा कि ठीक है, स्टैंडर्ड में n क्यूब लगता था, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगा के देखा और उससे मेरा n क्यूब टाइम आया। अब मैं उसको अपनी एल्गोरिथम पे लगाऊंगा और मैं कह रहा हूं कि 8 मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म नहीं करूंगा कि एक सब मैट्रिक्स का एक ही वैल्यू, मैं 7 मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करूंगा और उन वैल्यूज को आपस में डिपेंडेंट बनाऊंगा, मतलब उन सब मैट्रिसेस को आपस में डिपेंडेंट बनाऊंगा। दिस वॉज द रिसर्च डन बाय द स्ट्रेसन। और जब उनको आपस में डिपेंडेंट बना दूंगा तो मेरा आंसर सेम आएगा, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से n क्यूब टाइम में आएगा। बट मैंने सिर्फ क्या कर दिया, हमने सिर्फ ये कर दिया कि हमने 7 मैट्रिसेस यहां ले ली, यहां 8 की जगह, और ऐसे ही B1 से B8 की जगह B1 से B7 कैलकुलेट करा और सब मैट्रिसेस आपस में डिपेंडेंट दिखाई। डिपेंडेंट मतलब कैसे? F माइनस H, पहले F था खाली। ठीक है, इस तरह से करा और फिर RSTU कैलकुलेट कर लिया। सो इस अप्रोच से, स्ट्रेसन के इस अप्रोच से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तो प्लीज इसे ध्यान से देखना। सो बेसिकली दिस वाज द अप्रोच ऑफ रिकर्शन। और हमेशा बातें कैसे होती हैं, हाउ द स्ट्रेसन एल्गोरिथम इज बेटर देन द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन algorithm. So we simply say that in standard matrix multiplication the running time complexity is n cube, and Stresson has given an approach like divide and conquer approach for solving the matrix multiplication. In this it uses 8 matrix multiplications and 4 additions, and he have reduced those 8 multiplications to 7 in order to reduce the running time complexity of this. Agreed? Now we will talk about a convex hull problem, that is another divide and conquer approach problem. Now what is convex hull? Convex hull is the smallest convex polygon containing all the given points. मतलब एक polygon है जिसमें सारे points given है। अब convex hull of a set n, एक set n of points denoted by convex hull CH of n is the smallest convex polygon P for which each point in n is either on the boundary of P or in its interior. Basically क्या है कि convex is a smallest convex polygon जिसमें सारे points जो हैं वो या तो बाउंड्री ऑफ P के होंगे या फिर उसके इंटीरियर में होंगे। बेसिकली अगर देखें तो इसकी बाउंड्री जो दिख रही है वो मुझे इन पॉइंट्स में दिख रही है। एग्रीड? इसको मैंने अलग अलग अप्रोच पे देख रखा है कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से कैसे करते हैं। अगर ब्रूट फोर्स देखे तो मैंने इन्हें डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। भाई सिंपल क्या करा, इसको इससे कनेक्ट करा,
इसका टॉप लेफ्ट देखा, बॉटम देखा, टॉप पे कुछ नहीं है, बॉटम में, एग्रीड। इसको इससे कनेक्ट किया, टॉप में कुछ नहीं है, बॉटम में है, यहां तक हम ठीक। इसको इससे कनेक्ट किया, इधर कुछ नहीं है, सब इधर है, ठीक है। ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया। अगर मान लो इसको इससे कनेक्ट कर लेते और इसके बाहर कोई पॉइंट था, देन दैट इज नॉट अ कन्वेक्स हल। एग्रीड। सो हम आउटर पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं यहां पे, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है दिस इज अ कन्वेक्स हल। एग्रीड। अब इनपुट क्या है मेरे पास? इनपुट इज एन एरे ऑफ पॉइंट स्पेसिफाइड बाय आइदर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। मेरे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के कुछ इनपुट्स गिवन हैं। अब द आउटपुट इज द कन्वेक्स हल ऑफ दिस सेट ऑफ पॉइंट्स। अब ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, दिस। इन पॉइंट्स में मुझे आउटपुट बताना है जिनके थ्रू मेरा कन्वेक्स हल कनेक्ट हो रहा है। अब जैसे 0,0 है, अब 0,0 कहीं सेंटर में रहा होगा, 0,4 है, 0,4। अब इसमें अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच देखूं तो मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की एक्सट्रीम लिमिट्स देखूंगा। एक्सट्रीम लिमिट्स क्या? जैसे एक्स कोऑर्डिनेट 0, 0, -4, 5, 0 एंड 1। तो ये वाला पॉइंट -4 और 0 और 5 एंड 0, -4 और 5 वाला, -4 तो मेरा लेफ्ट वाले एक्सिस में होगा, 5 मेरा राइट में होगा। तो अगर देखें तो ये दोनों पॉइंट मेरे कंसीडर करने वाले होंगे, क्योंकि ये आउटर पे होंगे बिल्कुल। एग्रीड। इसी तरह से मैं देखूं तो y में मेरे कौन से पॉइंट्स हैं? यहां 4 है, यहां -6 है। तो सिंपल क्या, 0, 4 और 0 एंड -6। तो ये 4 पॉइंट मेरे निकल के आएंगे। मैंने कैसे किया? जो भी मेरे पास इनपुट गिवन होगा, पहले मैं एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स को देखूंगा, उन्हें आपस में कंपेयर करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम एल्गोरिथम, और जो मेरी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो वाला पॉइंट, या जो मेरी सबसे कम वैल्यू होगी वो वाला पॉइंट, उन्हें पिक करूंगा। ऐसे ही मैं वाई एक्सिस पे कर रहा हूं। अब ब्रूट फोर्स वाली एल्गोरिथम देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल। गिवन अ सेट ऑफ पॉइंट्स पी, जो अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे, टेस्ट ईच लाइन सेगमेंट टू सी इफ इट मेक्स अप एन एज ऑफ अ कन्वेक्स हल। अभी मैं यही कर रहा था कि इसको इससे कनेक्ट करो, और ये देखो ये कन्वेक्स हल बना रही है। अब कन्वेक्स हल कैसे? इफ द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर ऑन वन साइड ऑफ द सेगमेंट, एक तरफ हैं, द सेगमेंट इज ऑन द कन्वेक्स हल। अगर जहां आपने लाइन बनाई है उसके एक तरफ सारे पॉइंट और एक तरफ ब्लैंक है, दैट इज अ कन्वेक्स हल। अदरवाइज द सेगमेंट इज नॉट अ कन्वेक्स हल। एग्रीड। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी को n क्यूब लग रहा होगा। और सिंपल क्या हो रहा था, ये कनेक्ट किया, देन ये कनेक्ट किया, देन ये कनेक्ट किया, देन ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, और हमने हर बार ऑब्जर्व करा इन सारे पॉइंट्स पे कि सारे पॉइंट्स के एक तरफ पॉइंट्स हैं, एक तरफ नहीं है, इसका मतलब वो कन्वेक्स हल है। दिस वाज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। और सेकंड मैंने क्या बताया, मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की लार्जेस्ट और मिनिमम वैल्यूज पिक करूंगा और वो चारों पॉइंट रिटर्न कर दूंगा, उनको आपस में कनेक्ट कर दूंगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम। अब देख लेते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे कैसे हो रहा है। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग सॉर्ट द पॉइंट बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास जो भी पॉइंट गिवन है उनको पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट के बेसिस पे सॉर्टिंग करूंगा। देन डिवाइड द सेट ऑफ पॉइंट इनटू टू सेट्स, ए एंड बी। ए कंटेन्स फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2 पॉइंट्स एंड बी कंटेन फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2 पॉइंट। और इसके बाद रिकर्सिवली कंप्यूट द कन्वेक्स हल ऑफ ए। मैंने पॉइंट्स ले लिए, उन सारे पॉइंट्स को लेफ्ट में ले लिया और कुछ पॉइंट्स को राइट में ले लिया, कुछ पॉइंट्स को लेफ्ट में लिया, कुछ पॉइंट्स को राइट में लिया, और फिर उसके अंदर रिकर्सिवली कंप्यूट करते रहे कि कौन सी वैल्यू एक्स, कहां लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है, किसके तरफ पॉइंट्स हैं, किसके तरफ पॉइंट्स नहीं है। यही काम हमने कन्वेक्स हल बी पे भी करा, और उसके बाद उन दोनों को मर्ज कर दिया। तो मर्जिंग द लेफ्ट एंड द राइट कन्वेक्स हल takes n time, and we are dividing the points into two equal parts, so we are taking about a log n time, therefore we can say that this will take an n log n time। तो बेसिकली क्या है कि जो भी मेरे पॉइंट्स हैं उन्हें हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उनकी आउटर बाउंड्रीज को सोचते हुए। दिस वाज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच।
सेकेंड अप्रोच वाज कि x और y कोऑर्डिनेट्स की लार्जेस्ट और मिनिमम वैल्यूज रिटर्न कर लो, दैट विल बी द बेस्ट आंसर। एंड थर्ड अप्रोच वाज कि हम अपने कन्वेक्स हल को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक तरफ A एक तरफ B, और फिर A के अंदर हम रिकर्सिव कॉलिंग चलाएंगे, ऐसे ही B के अंदर, और फिर हमें दो कन्वेक्स हल अपने मिल जाएंगे n log n टाइम में। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।